हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें जीएस विद अशोक जो है टेलीग्राम चैनल, इस पर फॉलो कर लें। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट सारी, ठीक। जैसे कि पॉलिटी का 5 लेक्चर और रह गया है, इसके बाद पॉलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय की थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं हिस्ट्री कि कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो सबसे पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है सबसे पहले फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1774 में, यानी कि 1774 में ये हुई थी। और ये हुई किसके द्वारा थी? ये अकॉर्डिंग टू जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके द्वारा हुई थी। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो ये कोर्ट है इसकी स्थापना 1800 में जो है 1800 में हुई बॉम्बे में, फिर मद्रास में 1800 में मद्रास में हुई, मद्रास में, फिर उसके बाद 1824 में बॉम्बे में हुई, बॉम्बे में। फिर आया क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके द्वारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई कब? अक्टूबर 1937 में। ठीक, इसके द्वारा स्थापना हुई किसकी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1937 में। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग जानते हैं हमारा संविधान पारित हुआ। फिर उसके बाद लागू हो गया था कब? पूर्णतः रूप से 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई फाइनली। तो फाइनल कब हुई स्थापना इसकी? तो 28 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इसकी स्थापना हो गई। फिर ये हुई कहाँ पे? नई दिल्ली में। इससे पहले जो है नई दिल्ली के जो तिलक मार्ग पर नहीं था, ये दूसरी जगह पे था। ये शिफ्ट हुआ था 1958 में। ओके, और इस समय पहले चीफ जस्टिस कौन थे? ये थे H.J. कानिया। ओके, H.J. कानिया। और जब ये पहली सुप्रीम कोर्ट जब फोर्ट विलियम में बनी थी तो यहाँ पे कौन थे? ये थे एलिजा इम्पे, पहले जो चीफ जस्टिस, इम्पे। ओके, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था किसका? सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट का। अब देखते हैं आगे। तो हम लोगों का जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है? एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि मतलब कंबाइंड होके, यानी कि एकात्मक रूप से सुप्रीम जो है जुडिशियल सिस्टम हम लोगों का कार्य करता है, जिसमें सबसे अपेक्स अथॉरिटी कौन है? यानी कि जुडिशियल सिस्टम में सबसे टॉप मोस्ट स्तर किसका है? ये है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। फिर उसके बाद आता है जो स्टेट्स में होती हैं, यानी कि जो राज्यों में होती हैं, कौन? हाई कोर्ट, उनका नंबर आता है। फिर उसके बाद आएंगे फिर उसके बाद आएंगे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक, फिर उसके बाद आएंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत क्या आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, तो ये हमारा एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें कि सर्वोच्च अथॉरिटी कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल नंबर कौन से में आता है? सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल नंबर आता है 124 में, और हाई कोर्ट हमारा आर्टिकल नंबर आता है 214 में। ओके, तो आर्टिकल नंबर 214 में हाई कोर्ट और 124 में सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक, और हम लोग ये जो पार्ट, और कौन से पार्ट में आता है? अगर पार्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पार्ट नंबर 5 के आर्टिकल नंबर 124 से लेकर और कहाँ तक आता है? 147 तक इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल हम लोग जो भी इंपोर्टेंट है वो देख लेंगे, बाकी कभी इकट्ठे आर्टिकल का भी एक क्लास ले लेंगे। ओके, तो ये चीज हमने ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भारत में देख लिया। अब देखते हैं आगे। अब
दूसरी चीज क्या है, संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का कार्य है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना, और उसको क्या करना, उसकी व्याख्या करना। ये तीनों काम किसके हैं, सुप्रीम कोर्ट के काम हैं कि जो हमारा संविधान है उसकी रक्षा करना, उसे प्रोटेक्ट करना और उसका एक्सप्लेन करना, यानी कि उसको व्याख्या उसकी करना, कोई भी चीज, कोई भी टर्म, किसी भी चीज की व्याख्या करना भी सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। और अगर कोई भी संविधान का उल्लंघन करने वाला कानून या कार्रवाइयां हैं उन्हें निरस्त करने का अधिकार भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षक भी कौन कहलाएगा, जो फंडामेंटल राइट है उनका भी संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट जो हैं उनका अगर वायलेशन हो रहा है तो आप किसके पास जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करना। और ये आर्टिकल नंबर 32 जो फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं उसके आर्टिकल नंबर 32 में ये दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में। यानी कि आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं अगर हम लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो। और आर्टिकल नंबर 226 यानी कि 226 के तहत हम लोग जा सकते हैं कहाँ पे, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर हम लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ये हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि हाई कोर्ट में कैसे होता है ये सारा। तो फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी किसका कार्य है, सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। ठीक, फिर उसके बाद न्यायाधीशों का कार्यकाल एवं सुरक्षा के बारे में देखते हैं। तो जो भी हमारे न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको निश्चित कार्यकाल और सुरक्षा संविधान के द्वारा प्रदान की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदान की गई है। और उसके अलावा केवल संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों को हटा सकता है। अब ये जो हटाने की प्रक्रिया है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे इम्पीचमेंट की, कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस तरीके से है, और ये भी संविधान के अकॉर्डिंग ही होता है सारा कुछ। और आज तक कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। ये भी एक पॉइंट है कि आज तक जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस दी रखी है तो उसको अभी तक एक भी बार इसका यूज नहीं हुआ है, यानी कि आज तक कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। और अब इसमें नोट में क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, उसका ही निर्णय अंतिम होगा, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी वही है और उसका निर्णय भी क्या है, अंतिम होगा। यानी कि अपेक्स अथॉरिटी है तो उसके जो रिव्यू है उसका जो निर्णय है वो अंतिम होगा। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं न्यायालय में जो स्ट्रेंथ इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या किस तरीके से वेरी हुई और प्रेजेंट टाइम में कितने न्यायाधीश हैं। तो हम लोग जानते हैं जब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तब न्यायाधीशों की संख्या थी 8 टोटल, जिसमें कि एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर ये 8 टोटल नंबर था। फिर उसके बाद इसका विस्तार क्रम 1956, 66, 77, 86 और 2009 में इसको विस्तारित भी किया गया। ओके, और प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में कितने टोटल हैं न्यायाधीश, 34, जिसमें कि 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 CGI। ओके, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल कितने, 34 प्रेजेंट टाइम में न्यायाधीशों की संख्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, संसद में इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। ओके, क्योंकि ये हम लोगों ने क्रम देखा ही कैसे बढ़ाई गई अकॉर्डिंग टू नीड। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। तो क्वालिफिकेशन हम लोगों को 3 पॉइंट याद रखने। एक तो पॉइंट सारी क्वालिफिकेशन में कॉमन ही है। ओके, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग अभी तक कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं, उन सारे जो पद थे उनकी क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया तो पहला ही था। अनसाउंड माइंड, ये तो बेसिक वाली तो हो ही नहीं। फिर उसके बाद जो विधिक अनुभव वाली जो क्वालिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी क्वालिफिकेशन की। अगर न्यायाधीश किसी को बनना है, जो भी न्यायाधीश है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है
तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तब वह बन सकता है। तो पहली तो विधिक अनुभव में पहला है कि उसे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ पे, हाई कोर्ट के जज के तौर पर, मतलब हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है उसके तौर पर 5 साल का जो है क्या चाहिए, एक्सपीरियंस। ठीक, या तो ये हो, या दूसरी चीज क्या हो, या दूसरी चीज 10 साल का अनुभव हो एज ए एडवोकेट। तो इसमें दो कंडीशन है, ये एक पहली चीज, या तो उसके पास 5 साल का हाई कोर्ट के जज के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एडवोकेट जो अधिवक्ता होते हैं उसके रूप में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये तो होगी क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद एक और क्वालिफिकेशन है जिसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति है उसकी नजर में एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए, उसे लॉ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए राष्ट्रपति की नजर में। ओके, तो ये भी एक विधिक अनुभव के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें उसको चाहिए अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना है तो। और मिनिमम एज, फिर तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज। तो मिनिमम एज का कोई भी प्रावधान नहीं है किसमें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता में। तो कोई भी मिनिमम एज का जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, इस पर स्टार मार्क जरूर रखना कि कोई भी मिनिमम एज का क्वालिफिकेशन नहीं है, ना 30 साल, ना 25 साल, ना 35 साल, कोई भी मिनिमम एज है ही नहीं। मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है जो कि है 65 साल, और हाई कोर्ट के जज का है 62 ईयर्स मैक्सिमम एज, कि अगर 65 ईयर्स हो गई तो आप जज बनने वाली योग्यता को खो चुके हैं। ओके, ऐसे ही अगर हाई कोर्ट में तो 62 ईयर हो गई तो आप जज बनने के योग्य नहीं है। ठीक, अयोग्य हो जाएंगे। और मिनिमम क्राइटेरिया दोनों में नहीं, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट। तो अब इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हम लोगों ने अभी जब प्रेसिडेंट की पावर पढ़ी थी, ठीक है, 7 प्रकार की, फिर उसके बाद गवर्नर की पावर पड़ी, तो हम लोगों ने क्या देखा था उसमें कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उनके जज को कौन अपॉइंट करता है, उनके जो जज, उनके जो न्यायाधीश हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक, अब स्टेट में अगर हाई कोर्ट के जज हैं उसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जो है प्रेसिडेंट। लेकिन वो कंसल्ट कर लेता है किसके साथ में, सीजीआई और गवर्नर के साथ में, जब हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होती है। ओके, और तीसरी चीज ये है, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज की बात करी जाए तब गवर्नर का नाम आएगा कि गवर्नर जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर बात आएगी तो कौन करेगा, तो करेगा प्रेसिडेंट ही। तो सबसे पहली चीज ये हम लोगों ने प्रेसिडेंट की पावर में भी पढ़ लिया था, जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसमें। फिर उसके बाद तो ये पॉइंट याद रखना है कि अपॉइंटमेंट में कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करेगा। ओके, फिर उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना है तो अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति तो करेगा, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो। ठीक, अब अगर मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट कर रहा है तो क्या है, इसके पास ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति के पास, ये परामर्श ले सकता है किससे, सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनसे वह एडवाइस ले सकता है। ठीक है, और एडवाइस कभी भी क्या होती है, बाइंडिंग नहीं होती, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, वो एडवाइस ले सकता है। ये चीज इसमें दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको अगर अपॉइंट करना है तो वो अन्य न्यायाधीशों से कंसल्ट करके उसको जो है अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को। ठीक, अब अगर अन्य न्यायाधीश हैं तो चीफ जस्टिस में क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनसे कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर दिया। लेकिन जब अन्य न्यायाधीश की बात आएगी अन्य न्यायाधीश की बात आएगी तो क्या है, अन्य न्यायाधीश में राष्ट्रपति के द्वारा ये मैंडेटरी हो जाएगा कि उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी राय लेना मैंडेटरी है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति तो करेगा नियुक्ति, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय लेना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की भी जो है एडवाइस ले सकता है अगर आवश्यकता समझे तो ये चीज मैंडेटरी है, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। ठीक, जुडिशियल में थोड़े से जो पॉइंट है, थोड़े से पॉइंट ज्यादा हैं याद करने के लिए, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो इस वजह से आप 2-3-4 बार रिवीजन जरूर करना इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर, इनके महाभियोग को लेकर जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ चीजें। ठीक, और वो वैसे ही मैं हाईलाइट तो कर ही रहा हूँ जहाँ पे जो है कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन आते हैं उस टाइम पे। फिर उसके बाद परंपरा क्या चली आ रही है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या होगा, एक वरिष्ठ न्यायाधीश होता है प्रेसिडेंट की नजर में। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो वरिष्ठ नागरिक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने के लिए प्रिविलेज मिलेगी, यानी कि उसे प्रेफरेंस दी जाती है। अब इसमें एज
क्राइटेरिया नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस भी क्राइटेरिया है कि अगर किसी जज का एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उसको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है, कंसल्ट विद द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, और मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है, अगर अन्य न्यायाधीशों की, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी अगर नियुक्ति करनी है तो वह उसको मैंडेटरी है ये चीज कि राष्ट्रपति को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, यानी कि उनकी कंसल्ट के बिना अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं। अब उसके बाद ओथ, ओथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, तो अपॉइंटमेंट भी, ओथ भी। फिर उसके बाद अगर राष्ट्रपति अब्सेंट हो तो ओथ कौन दिलाएगा, जो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा व्यक्ति वो। टेन्योर, टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, इसमें क्या है, टेन्योर में एक चीज है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, अगर 65 ईयर हो गई आपकी एज तो आप जो है आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ओके, फिर सैलरीज एंड पेंशन ये संसद द्वारा दी जाती है, और रेजिग्नेशन यानी कि अब ये जो अगर ये रेजिग्नेशन देना चाहिए, अपना त्याग पत्र देना चाहे तो ये किसे देगा, ये राष्ट्रपति को। तो यानी कि ओथ, ओथ हो गया, और रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन, और उसके बाद अपॉइंट, अपॉइंट, ये तीनों चीजें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट का अगर जज के बारे में बात हो रही है तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ओके, अब हाई कोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये चीज आपको याद कर लेनी है जो जो इंपोर्टेंट बताई। फिर इसके बाद देखते हैं इम्पीचमेंट और रिमूवल। अब ये तो या तो रेजिग्नेशन दे देगा या क्या इस पे इसको हटाया भी जा सकता है। तो हटाए जाने की क्या प्रोसेस है ये देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हटाए जाने के क्या कारण होना चाहिए, मतलब कि ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, हटाने का क्या आधार होना चाहिए, मतलब किस बेसिस पर उनको हटाया जाएगा न्यायाधीश को। तो सबसे पहला तो है कि अगर वह प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कि उसका जो प्रूव्ड हो जाए, मिसबिहेव किया हो उसने, ये चीज प्रूव हो जाए, पहली चीज। दूसरी, अगर इम्पीचमेंट हो जाए, सेकंड चीज क्या हो गई, सेकंड चीज अगर उसको जो है इनकैपेसिटी हो जाए तो भी इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। अब ये दो चीजें हैं ग्राउंड किसके, रिमूवल के। ओके, तो इसमें जो है प्रोसेस क्या है इसकी, हटाने की, महाभियोग चलाने की प्रोसेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट। तो ये जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। तो इसमें सबसे पहला तो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जा सकती है वो किसी भी हाउस से, या तो राज्यसभा से भी कर सकते हैं स्टार्ट, या लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो किसी भी हाउस से स्टार्ट की जा सकती है। जैसे कि अगर राज्यसभा, जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इम्पीचमेंट जो है स्टार्ट की गई थी ईदर हाउस से। ओके, किसी भी हाउस से स्टार्ट की जा सकती थी प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट। ऐसे ही यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी भी इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो किसी भी हाउस से स्टार्ट की जा सकती है। अब सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ इम्पीचमेंट का प्रोसेस, तो लोकसभा के जो 100 मेंबर हैं, जो 100 जो मेंबर हैं लोकसभा के, उनको ये अनुमति देनी पड़ेगी, रिटर्न में अनुमति, मतलब सिग्नेचर करके अनुमति देनी पड़ेगी इम्पीचमेंट लाने के लिए। तो 100 मेंबर की अनिवार्य जो है अनिवार्यता चाहिए अगर लोकसभा से बिल को स्टार्ट करना है तो। और फिर ये दिया जाएगा 100 लोगों ने अगर ये चीज कर दिया साइन, फिर उसके बाद 14 दिन का टाइम दिया जाएगा किसको, न्यायाधीश को, मनाने का कि जो भी मिसबिहेवियर है उसको उसके बारे में जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का। अगर ये चीज नहीं हो पाती है तो फिर क्या है, लोकसभा में ये पास करना होगा ये बिल 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से। फिर ये जो पास करके ये भेज दिया जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद में प्रेसिडेंट द्वारा इसको हटा दिया जाएगा। राज्यसभा में भी 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी जो है मेजोरिटी है उसके द्वारा ये पास करके फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। तो ये है अगर लोकसभा से प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो। अगर ये बिल मैंने बताया ईदर हाउस से स्टार्ट हो सकता है, अगर ये राज्यसभा से स्टार्ट हुआ तो इसमें कितने मेंबर की चाहिए, तो 50 मेंबर की जो है अनुमति चाहिए। तो लोकसभा में 100, तो ये मेंबर जरूर याद रखना, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 15 मेंबर। ओके, फिर इसके बाद सेम प्रोसीजर नीचे है कि 14 डे, फिर ये राज्यसभा से पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, फिर प्रेसिडेंट के पास, और अल्टीमेटली न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा बाई प्रेसिडेंट। ओके, तो यही चीज लिखी है कि कोई भी सदन, मतलब किसी भी सदन से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
और लोकसभा से प्रारंभ होती है तो राज्यसभा जाएगी, फिर राष्ट्रपति, राज्यसभा से स्टार्ट होगी लोकसभा या राष्ट्रपति। अब अगर यही चीज हम लोगों ने देख ली है कि अगर मान लो लोकसभा से आरंभ होता है तो 100 लोक सांसदों की अनुमति चाहिए, फिर स्पीकर को सौंपना होगा, फिर विशेष बहुमत से पारित होने पड़ेगा। लोकसभा से विशेष बहुमत से पारित हुआ मतलब 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। फिर उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुति करनी पड़ेगी, उसके बाद कहाँ पे जाएगा बिल? राज्यसभा में। फिर उसके बाद ये इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस, फिर राज्यसभा से 2/3 से प्रोसेस, फिर ये राष्ट्रपति को एड्रेस और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा दिया जाएगा। अब सेम ये किसके केसेस में? राज्यसभा के केसेस में बस 50 मेंबर यहाँ डिफरेंस है, बाकी सेम प्रोसीजर वही अपनाया जाएगा। ओके, अब इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इसका मतलब कुल सदन के 2/3 से अधिक उपस्थित और बहुमत, यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो है पास के लिए वो चाहिए बहुमत। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति इसमें अनिवार्य है, और जो स्वतंत्र भारत में कोई भी जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को अभी तक हटाया नहीं गया। ये पॉइंट भी याद रखना है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो केस चला है वो आप लोग करंट अफेयर्स में आप लोग देख रहे होंगे कि उस पर लाने का ये प्रस्ताव किया जा रहा है इम्पीचमेंट का। ठीक, प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, एक जो न्यायाधीश है, उनके ऊपर। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य। अब देख लेते हैं क्या सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या पावर है। तो सबसे पहला पावर है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो टोटल कितनी? टोटल 7 पावर है, वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी है। तो सुप्रीम कोर्ट की अब हम लोग शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला पावर क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो कि आर्टिकल नंबर किसमें दिया है? आर्टिकल नंबर 131 में दिया है। आर्टिकल नंबर 131 में ये दिया है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। तो इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है? सबसे पहले तो फेडरल करेक्टर, फेडरल क्या होता है? फेडरल करेक्टर मेंटेन करती है। फेडरल करेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन कौन करता है? मेंटेन करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट बाय ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब फेडरल का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, मतलब इसको मेंटेन कौन करता है? फेडरल करेक्टर मेंटेन करता है बाय ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये आर्टिकल नंबर किसने दिया है? 131। अब इसका मतलब क्या है? फेडरल करेक्टर का मतलब डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि अगर केंद्र और कोई भी राज्य में अगर डिस्प्यूट हो तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और अगर कोई केंद्र और केंद्र है और कई राज्यों के बीच में हो जाए, या राज्य के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगा? ये करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है फेडरल करेक्टर को मेंटेन, यानी कि जो पावर्स हैं उनको मेंटेन कर रहा है किसमें? जो है जो स्टेट है या सेंटर की। तो इसका मतलब क्या हुआ? फेडरल करेक्टर को मेंटेन कर रहा है। ये आर्टिकल नंबर 131 में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसमें दिया हुआ है। इन मामलों में ये विशेष मूलाधिकार किसको प्राप्त है? जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यानी कि जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है उसके अंदर क्या शक्ति आती है कि कोई भी विवाद है, अगर जो केंद्र का अगर राज्यों के साथ विवाद है, या केंद्र का कुछ राज्यों के साथ विवाद है, या एक राज्य के साथ या ग्रुप ऑफ राज्यों के साथ विवाद है, उसको निपटारा, या राज्यों का आपस में अगर विवाद हो गया है उसको निपटाना, ये किसका काम है? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक, इसमें वर्ड क्या नहीं आया? यूनियन टेरिटरियां शामिल नहीं है। यानी कि यूनियन टेरिटरियां तो किसके कंट्रोल में आती हैं? किसके कंट्रोल में आती हैं? सेंट्रल के खुद ही कंट्रोल में आती हैं। इस वजह से इसमें केंद्र और राज्यों, या राज्यों के बीच में डिस्प्यूट सुलझाने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक, आर्टिकल नंबर 131। फिर इसके बाद है अगर फंडामेंटल राइट, अगर दूसरी पावर कौन सी है सुप्रीम कोर्ट की? फंडामेंटल राइट का अगर वॉल्यूशन हो तो उन्हें प्रोटेक्ट करना, यानी कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ये हम लोग अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। तो उसके लिए हम लोग ने बताया था कि जो आर्टिकल नंबर 32 है फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल नंबर 32 जिसमें कि ये दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में दिया है, इसके तहत क्या है? हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और रिट फाइल कर सकते हैं। कौन सी? 5 प्रकार की रिट्स जो है वो दी गई हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो आप लोग जा सकते हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल नंबर 226 के मतलब 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है। ओके,
तो रिट कौन कौन सी होती हैं, ये दायर करते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का जो है वॉल्यूशन होता है। अब ये फंडामेंटल राइट में हम इन रिट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल ये 5 जो रिट्स हैं इनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्टियोरी। ओके, तो ये 5 प्रकार की रिट्स हैं, इनके तहत हम लोग इनके ये रिट दायर कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो सुप्रीम कोर्ट में। ओके, फिर तीसरी शक्ति क्या है, इनके बारे में हम लोग जो रिट जुरिडिक्शन है, जो रिट जुरिडिक्शन है, ये हम लोग फंडामेंटल राइट में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि 2 लेक्चर बाद फंडामेंटल राइट का हम लोग दे लेंगे पूरा लेक्चर डिटेल में। अब रिट जो रिट वर्ड है, अगर रिट वर्ड के बारे में पूछा है तो ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। फिर जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हम लोग एक चैप्टर करेंगे, जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर होगा हम लोगों का, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एम्बलम्स का। ओके, उसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और लास्ट होगा जो है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये अगर अभी के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं। जो रिट है, रिट जो है वो कहां से लिया है हम लोगों ने, ब्रिटेन से लिया है। रिट वर्ड जो है ब्रिटेन से लिया है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार हैं जो 1235 में दिए हैं, फंडामेंटल राइट जो है ये हमने कहां से लिए हैं, ये यूएसए से लिए हैं। ओके, ये हम लोग तभी देखेंगे कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। फिर उसके बाद तीसरी पावर देख लेते हैं, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन है। हाईएस्ट जो कोर्ट ऑफ अपील है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ये हम लोगों ने पहला ही पार्ट देखा था कि हम लोगों का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, जिसमें कि सबसे टॉप मोस्ट यानी कि अपेक्स अथॉरिटी कौन है जुडिशियल सिस्टम में, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन है, ये जो है, और ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और इसी का निर्णय अंतिम होगा। तो यही चीज इसमें अपीलेट जुरिडिक्शन में है, तीसरी पावर की न्यायालय में अपील की अंतिम ये तो गलत लिखा है, अंतिम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इसमें चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल के मामले हो, चाहे नागरिकों के मामले हो, चाहे कोई भी क्रिमिनल मामले हो, यानी कि कोई भी सिविल केसेस, चाहे क्रिमिनल केसेस, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मामले हैं, उनकी अपील कहाँ पे की जा सकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, क्योंकि यही हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, अपीलेट जुरिडिक्शन के अंतर्गत ये आता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, जो कि आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत आता है। ये चीज हम लोग ना राष्ट्रपति जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ रखा है कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है। कि अगर जो है जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अगर किसी चीज की एडवाइस लगती है, जब वह डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करता है, या किसी भी मामले में आप अगर एडवाइस चाहिए तो वह सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन के तहत। तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। इसके बारे में हम लोगों ने, ये चीजें हैं ये हम लोगों ने डिटेल में देखी हैं उस वीडियो के अंतर्गत। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सारे कोर्ट के रिकॉर्ड कौन रखेगा, ये सुप्रीम कोर्ट रखा है, ये भी इसकी एक पावर है। ठीक, सभी निर्णयों या अभिलेखों को सुरक्षित कौन रखता है, ये सुप्रीम कोर्ट रखता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत। जो भी जुर्माना है, अदालती अवमानना के मामले को हल भी करता है। फिर उसके बाद यह है छठवीं इसकी शक्ति, जो कि है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि किसी भी लॉ की अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी कि उसकी संवैधानिकता अगर चेक करनी है कि वह संवैधानिक रूप से वह कानून सही है या गलत है, ये भी काम किसका है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो ये भी इसकी पावर है कि कानून और कार्यकारी जो भी आदेश हैं उनकी संविधान में संगतता, उसको जांचने का अधिकार, मतलब कि अगर कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको जांचने का काम भी किसका है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक, कि कोई भी लॉ संवैधानिक रूप से लागू होगा या नहीं होगा, यानी कि संवैधानिक रूप से ये लागू हो सकता है या नहीं, ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। किसकी पावर, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। कि इसका उद्देश्य क्या है, संविधान में सर्वोच्च सुनिश्चित करना, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, क्योंकि संविधान ने को होना चाहिए कानून, और संघवाद की रक्षा और नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा, कि कोई भी गलत लॉ के तहत किसी को भी गलत चीजें ना हो जाए किसी के साथ में।
क्योंकि यही तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन करता है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट करता है कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, और जो जुडिशियल रिव्यू शब्द कहाँ पे संविधान में नहीं लिखा है। अगर संविधान की बात करें, संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ वर्ड नहीं लिखे हैं लेकिन हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत ना तो लिखा है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक, ना तो लिखा है बजट के बारे में लिखा है, ठीक है, बजट की जगह पे क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ना लिखा है किसके बारे में, जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करना भी कहाँ पे, संविधान में कहीं पे भी उसकी व्याख्या नहीं की गई। और भी चीजें हैं जो हम जैसी जैसे याद आती जाएंगी वो बताते जाएंगे। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करी गई है लेकिन इनको डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो जैसे कि जुडिशियल रिव्यू है, ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से नहीं लिखा है लेकिन इसका उद्भव किया, मतलब इसकी व्याख्या की गई है अनुच्छेद नंबर 13 के 1 में और 2 में, मतलब 13 के 1 और 2 में ये चीज दी गई है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। ओके, अब देखते हैं अदर पावर क्या है। संविधान की अंतिम व्याख्या, ये हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि संविधान का जो अंतिम व्याख्यान कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये भी हम लोगों ने देखा था अंडर आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत, क्या देखा था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसको कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। फिर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध राष्ट्रपति के संदर्भ में जांच या बंधक सलाह भी सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। फिर स्वयं के निर्णयों की समीक्षा और उस आवश्यकता अनुसार पूर्ण निर्णयों से विचलन का अधिकार। अब इसका मतलब क्या है, रिवाइजरी जुरिडिक्शन, रिवाइजरी जुरिडिक्शन ये भी किसके पास है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की पावर है। अब रिवाइजरी जुरिडिक्शन और जुडिशियल रिव्यू में कंफ्यूजन नहीं होना। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यानी कि वह संवैधानिक है या असंवैधानिक है उसको जांचना, वो कहलाता है जुडिशियल रिव्यू, और ये डायरेक्टली कहाँ पे, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ओके, फिर दूसरी सेकंड चीज है रिवाइजरी जुरिडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो लॉ है, किसी निर्णय है, मतलब किसी भी लॉ पे कुछ भी निर्णय अगर आया है, उस निर्णय को दोबारा से वेरीफाई करना, उसे कहते हैं रिवाइजरी जुरिडिक्शन। यानी कि जो भी निर्णय आया है उसको दोबारा से उस निर्णय को रिव्यू करना, ये भी किसकी शक्ति है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ही शक्ति है, उसी के अंतर्गत आता है। तो रिवाइजरी जुरिडिक्शन का है कि उसके निर्णय की दोबारा से जांच करना रिवाइजरी जुरिडिक्शन है। और जुडिशियल रिव्यू क्या है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना किसी भी लॉ की। ओके, फिर क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुपस्थिति के कारण क्या है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित है यानी कि एब्सेंट है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को जो है कार्यवाहक यानी कि टेम्पररी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है, टेम्पररी तौर पर। ओके, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो। और जो एडहॉक न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश को एडहॉक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, ठीक। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थाई मतलब एडहॉक रूप से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, और यह तभी संभव है जब सीजीआई को इससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति हो। तो ये पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो एडहॉक जजेज है ये तभी अपॉइंट कर सकता है जब राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो नियुक्त कौन करेगा एडहॉक जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन बाय परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, अब ये जो है थोड़ा सा इतना डिटेल में इस वजह से पढ़ाया जा रहा है, इसमें जो पॉइंट है वो बहुत ऊपर नीचे एज इट इज नहीं है, इस वजह से आप लोग इसे 2-3 बार जरूर देखें जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि पॉइंट में आएंगे क्वेश्चन और आपको लगेगा वो सही है, लेकिन जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा वही सही होता है। कोई भी अगर बात बना दी जाए वो लग रही हो सही, तब भी वह सही नहीं होता है ऑप्शन में। ओके, तो ये चीज जरूर याद रखें, जो लिखा है वही सही है, उसके बाद जो लगे सही वो सही नहीं है। ओके, जैसे कि उसमें डाल देगा 30 साल मिनिमम एज चाहिए, तो आप लोग सोचेंगे हाँ 30 साल मिनिमम एज हो सकती है क्योंकि राष्ट्रपति के लिए
जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए ये चाहिए थी इसे, तो ऐसे भी इसकी भी हो सकती है। तो ये लगेगा हो सकती है तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए कोई भी मिनिमम एज का क्राइटेरिया है ही नहीं। तो इस तरीके से ये गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। इस वजह से इस वीडियो को जो है थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना है। फिर अब देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो सेम है कि उच्च न्यायालय में न्यायिक ढांचे में ये शीर्ष स्थान पर है, सेकंड शीर्ष स्थान पर है, और राज्य न्यायिक प्रशासन में ये शीर्ष स्थान पर है, यानी कि राज्यों में ये शीर्ष स्थान पर है, और अगर टोटल इंडिया की बात करें जो ये सेकंड स्थान पर है। और इतिहास के थोड़ा ऐतिहासिक विकास देखते हैं तो सबसे पहले 1862 में भारत की पहली 3 उच्च न्यायालय बने थे, जो कि कलकत्ता, अब कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में, ठीक, बॉम्बे और मद्रास। सबसे पहले कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और अब ये इनका नाम क्या हो गया, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। फिर 1866 में चौथा उच्च न्यायालय जो कि इलाहाबाद, हमारा जो प्रदेश है, उसका उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1866 में इलाहाबाद में। ओके, और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग अभी वीडियो में पढ़े हैं, जब हम लोगों ने गवर्नर का टॉपिक पढ़ा था तब हम लोगों ने ये देखा था कि एक गवर्नर दो या दो से अधिक स्टेट का गवर्नर एक साथ हो सकता है। और ये जो संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत ये चीज लागू हुई थी, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 सेकंड जो है 1956 के अकॉर्डिंग ये चीज हुई थी। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों को देख सकती है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित हो सकती है। ये भी किस अमेंडमेंट के तहत है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956। और इसी के तहत क्या है, एक जो राष्ट्रपति है, एक जो गवर्नर है वो दो या दो से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है। ओके, अब वर्तमान में क्या है, 25 जो है वो हाई कोर्ट है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वैसे 25 की लिस्ट है, आप लोग एक बार जरूर देख लेना कि कौन सा हाईकोर्ट कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब इसमें ये है कि इनका जो ज्यूरिडिक्शन है ये जरूर पूछा जाता है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में क्या है कि हाई कोर्ट के साथ में वो और भी जो यूनियन टेरिटरियां हैं या स्टेट्स हैं उनके ज्यूरिडिक्शन को देखता है। अब ये हम लोगों ने क्योंकि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये चीज देखी ली है कि एक से ताजा उच्च न्यायालय हो सकते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे कि जो चेन्नई हाई कोर्ट है, वो तमिलनाडु का और पौंडीचेरी, ठीक, पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 राज्यों में है, एक तो तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में और केरल में ये फैला हुआ है पौंडीचेरी, जो कि 4 द्वीप है मेनली, यनम, माहे और कराईकल और पौंडीचेरी। ओके, ये ज्योग्राफी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जो चेन्नई हाई कोर्ट है वो कॉमन है किसका, तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु राज्य की और पौंडीचेरी के लिए। ऐसी दिल्ली जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो दिल्ली के लिए है, और जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो ये 4 स्टेट गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये कॉमन है उसके लिए। फिर केरल में केरल और लक्षद्वीप है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि पैट 2021 में पैट जो 2021 में हुआ था उसमें भी ये चीज पूछी गई थी कि केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन सा यूनियन टेरिटरी आती है, तो ये लक्षद्वीप था। फिर उसके बाद कोलकाता, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार को देखती है कोलकाता हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल का और अंडमान निकोबार का कॉमन है कहाँ पे, कोलकाता हाई कोर्ट। फिर उसके बाद, और वैसे भी अगर हम लोग देखें इंडिया में तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और फिर इसके बाद वेस्ट में क्या है, ये है अरेबियन सी। तो यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है, और यहाँ पे क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक। तो अब ये जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बे ऑफ बंगाली में क्या है, अंडमान निकोबार, तो ये इसका जुडिक्शन देगा, इस तरीके से याद करते हैं। और लक्षद्वीप, यहाँ पे केरल है, इधर है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु और ये है केरल, तो केरल को किसको देगा, लक्षद्वीप को। तो इस तरीके से भी आप लोग रिमेम्बर कर सकते हैं बाय मैप, अगर कंफ्यूजन है तो। और मुंबई हाईकोर्ट किसको देगा, अब मुंबई हाईकोर्ट जैसे कि ये है, ठीक, भारत का मैप रफली थोड़ा सा बना लेते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, जैसे कि ये गुजरात है और ये क्या है, महाराष्ट्र है, और यहाँ पे क्या है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। तो इसको कौन देखेगा, इसका कॉमन हाईकोर्ट कौन है, मुंबई हाईकोर्ट है महाराष्ट्र का। गोवा उसके नीचे है, यहाँ पे गोवा है। तो फिर क्या है, गोवा और महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये सारे के लिए कॉमन कोर्ट कौन है, मुंबई हाईकोर्ट है। फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को देखता है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है।
अब इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल एवं सुरक्षा सेम है कि संविधान के न्यायाधीशों निश्चित कार्यकाल है, जैसे कि हम लोगों ने देखा सेम है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे कि केवल राष्ट्रपति संविधान में वर्णित विधि और आधार पर मिलने पर न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया वही हटा सकता है। फिर राष्ट्रपति की खुदावंद न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्लेजर नहीं रहते, मतलब कि राष्ट्रपति ही उनको हटा सकता है। फिर आज तक कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी नहीं हटाया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का नहीं हटाया गया, ये भी नहीं हटाएगा। वेतन सुविधाएं, अब वेतन भत्ते पेंशन संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। अब वेतन और पेंशन के बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे, ओके, डिटेल में। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, अब उसमें योग्यता हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में देखी थी कि 10 साल एडवोकेट का एक्सपीरियंस या 5 साल हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, ओके, ये योग्यता थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने में। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भारतीय नागरिक हो, ये तो कॉमन ही होता है, ये याद ही नहीं रखना है। फिर क्या है, कानून का न्यायिक पद या भारत में 10 वर्ष तक संभाला हो, कोई भी जो न्यायिक पद वो 10 साल तक संभाला हो, या एडवोकेट के रूप में 10 साल का उसे अनुभव, ठीक। तो या तो कोई भी न्यायिक पद 10 साल तक संभाला हो या एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो 10 साल का। और यहाँ पे ये चीज जो है शर्त लागू नहीं होती, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज में थी कि जो एमिनेंट जूरिस्ट यानी कि एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, ये यहाँ पे शर्त लागू नहीं होती। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, ओके, ये सुप्रीम कोर्ट में लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज में। अब नियुक्ति कार्यकाल और अन्य प्रावधान देख लें। अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था, राष्ट्रपति, तो इसकी भी राष्ट्रपति। फिर मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और परामर्श लेता है, ये किसके साथ, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये चीज यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको अगर अपॉइंट करना है तो उसमें करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन परामर्श वो किससे लेगा, मुख्य न्यायाधीश जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे, और जो स्टेट का, जिस स्टेट का जो चीफ जस्टिस उसको नियुक्त करना है उस स्टेट के गवर्नर के साथ में। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि गवर्नर और चीफ जस्टिस के साथ में यह परामर्श ले सकता है, ओके। फिर 2 या 2 से अधिक साझा के लिए अगर जो है ऐसा राज्य है जिसमें कि एक कॉमन गवर्नर है, तो जितने भी कॉमन गवर्नर हैं उनसे जो है वो लेगा, ठीक है, जितने भी राज्य के कॉमन गवर्नर हैं उनसे वह सजेशन लेगा, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ओथ। अब हम लोगों ने वहां पे सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या देखा था, सुप्रीम कोर्ट के केस में हम लोगों ने देखा था कि ओथ कौन दिलाता था, प्रेसिडेंट ही, ठीक। लेकिन अब हाई कोर्ट के केस में क्या है, हाई कोर्ट के केस में जो है शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो ओथ है वो राज्यपाल दिलाता है, कौन, हाई कोर्ट के जज को, ठीक। और राज्यपाल की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति, जैसा कि वहां पे था। लेकिन इसमें क्या है कि राष्ट्रपति नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद कार्यकाल, उसमें कितना था, 65 ईयर, इसमें क्या है 62 ईयर, और पहले ये 60 थी, और ये जो 15वां संविधान संशोधन 1963 यानी कि 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 के द्वारा ये जो एज है 60 से 62 कर दी गई थी स्टेट में हाई कोर्ट के जज, ओके। फिर वेतन जो है कहां से आता है, इसका जो जज है हाई कोर्ट के जज का, तो ये आता है राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ओके। लेकिन इसकी जो पेंशन है वो आती है किसके द्वारा, ये केंद्र सरकार द्वारा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा ये आती है। ये जो इनका सैलरी है वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा, ओके। तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी, अब सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी तो कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया से सैलरी पेंशन दोनों चीज आती है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट याद रखने वाला ये है कि अगर पेंशन की बारे में बात करी जाए हाई कोर्ट के जज की, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी, तो उनकी पेंशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, क्योंकि ये अपॉइंटेड किसके द्वारा किए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनके वेतन का पार्लियामेंट निर्धारण कर रही है, ओके। तो इनके पेंशन का वही करेगा, लेकिन वह जिस राज्य में कार्य कर रहे हैं वह राज्य उनको सैलरी, जब तक कि वो कार्य कर रहे हैं तब तक सैलरी वो राज्य ही देगा। यानी कि राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड है, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड मतलब कि आकस्मिकता निधि, वहां से लेते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर बात करी जाए पेंशन की, तो पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आएगी। तो ये पॉइंट जरूर यहाँ पे जरूर रिमेंबर रखने वाला है। और सर्वोच्च न्यायालय में तो दोनों चीजें केंद्र सरकार की हैं। फिर उसके बाद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन ये राष्ट्रपति को लिखित रूप में प्रस्तावित करता है। तो केवल क्या है यहाँ पे अंतर क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज में इंपॉर्टेंट एक चीज बस डिफरेंस है, किसमें, अपॉइंटमेंट, ओथ और रेजिग्नेशन में। तो अपॉइंटमेंट सेम है दोनों की, ओथ डिफरेंट है। ओथ प्रेसिडेंट की केंद्र सरकार वाले में, मतलब सुप्रीम कोर्ट वाले में, और हाई कोर्ट वाले में गवर्नर है। और रेजिग्नेशन भी सेम है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, ठीक, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट वही सेम क्या है प्रोसीजर कि इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर, और सुप्रीम कोर्ट के समान सेम चीज, ठीक है, जैसा सुप्रीम कोर्ट में है एज इट इज यहाँ के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होगा। अब ट्रांसफर क्या है, अगर किसी भी जो है हाई कोर्ट का जो जज है उसका ट्रांसफर कराना है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति, और परामर्श किससे लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेके न्यायाधीश को एक राज्य से अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करना। ठीक, तो ट्रांसफर वाला भी पॉइंट आप लोग याद कर लेना। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार नहीं रहते। ओके, और आज तक स्वतंत्र भारत में ये वही चीज है कि आज तक कोई भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ। अब शक्तियां सेम ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। इसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या क्या चीज है, हाई कोर्ट की शक्ति वह विवादों की पहली बार है जिसमें कि क्या क्या है, जिसमें कि ये अपील करने वाली, मतलब पहली ओरिजिनल जुरिडिक्शन की अपील के रूप में नहीं है, लेकिन निम्नलिखित मामलों में वह अपील कर सकता है, जैसे कि नौसैनिक का, विल का, विवाह, तलाक, कंपनी तथा अदालत, संसद, एमपी विधायक के चुनाव पर विवाद, इनमें कर सकता है अपील। रेवेन्यू मामले में, नागरिक और मौलिक अधिकार के संरक्षण में, अधीनस्थ और अदालत के समाधान की व्याख्या प्रश्न हेतु हस्तांतरित मामलों में। ठीक, ये है। फिर रिट जुरिडिक्शन सेम है, जैसे कि आर्टिकल 32 के तहत हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रही थी तब, और अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं और हाई कोर्ट जाना है तो ये आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट में, अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं, और रिट दायर कर सकते हैं सेम। फिर उसके बाद और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग कोई भी अगर लीगल केस है उसके लिए भी फंडामेंट जो लीगल राइट है उसके लिए भी, मतलब कि हाई कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए भी और लीगल राइट के लिए भी। तो और ये आर्टिकल नंबर 226 के तहत में जा सकते हैं, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केवल हम लोग जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन पर आर्टिकल 32 के तहत। तो जो राइट के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, हाई कोर्ट की। ओके, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी अन्य कानूनी ऑर्डिनल लीगल राइट की व्यवस्था हेतु ये चीज दी गई है, यही मैंने बता दिया। और सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट के लिए, हाई कोर्ट में मौलिक अधिकार व सामान्य कानूनी कोई भी लीगल राइट है उसके लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट के लिए। फिर एपीलेट जुरिडिक्शन, तीसरा नंबर ये है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन स्टेट में ये है हाई कोर्ट, प्रमुख रूप से अपीली न्यायालय है, और जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के नागरिक एवं दंडात्मक निर्णयों के विरुद्ध अपीलें को सुन सकता है हाई कोर्ट। ओके, और अपीली क्षेत्रकाल इसका मूल क्षेत्राधिकार के रूप में भी व्यापक होता है। फिर सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन की अगर कोई जो क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी अदालतों की न्यायाधिकरण को निगरानी कर सकता है, यानी कि सुपरविजन कर सकता है जो भी लोअर कोर्ट है उनके निर्णय को। ओके, उसके बाद कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके ऊपर क्या है, कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि जुडिशियल सर्विस, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थान या पदोन्नति की परामर्श, या उच्च न्यायालय की राय में वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर में क्या नियंत्रण है, उसमें उनकी पोस्टिंग, अवकाश, हस्तांतरण, ये सारी चीजें। फिर छठवां पावर क्या है हाई कोर्ट का, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सेम है कि ये सारे जो निर्णय है उन्हें संचित रखता है। फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो केंद्र व राज्य सरकार के कानूनों एवं कार्यपालिका आदेशों को संवैधानिक वैलिडिटी जांचने का अधिकार भी इसके पास में है, हाई कोर्ट के पास में।
और स्वयं के निर्णय का रिव्यू भी कर सकती है हाई कोर्ट। और संविधान की जो न्यायिक समीक्षा, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा है, ये चीज लिखी हुई है। ठीक, ये हम लोगों ने पहले देख चुके हैं इतना पॉइंट। अब मिसलेनियस में क्या है कि राज्य का उच्चतम अपीली न्यायालय, हम लोग जानते हैं कि राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय कौन है, सॉरी, राज्यों में सबसे उच्चतम स्तर पर कौन है, हाई कोर्ट है। ठीक, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब कि ये सारे नीचे हैं। और मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कौन है, ये हम लोग देख लिया, आर्टिकल 234 है। फिर संविधान की व्याख्या के लिए यही है। फिर जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश के अभाव में राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, जैसे कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश को सुप्रीम जो है कार्यवाहक सीजीआई के रूप में नियुक्त कर सकता था राष्ट्रपति, तो यहाँ पे भी राज्यों में अगर किसी भी राज्य का अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वह जो अन्य न्यायाधीश है उनमें से मुख्य न्यायाधीश को टेम्पररी रूप में नियुक्त कर सकता है। सेम चीज है। एडहॉक जजेस की जो मुख्य न्यायाधीश है उससे अनुरोध कर सकते हैं कि कोई भी सेवानिवृत्त या अन्य कोई हाई कोर्ट का न्यायाधीश अस्थायी रूप से न्यायालय में सेवा दे सके। ठीक, अब देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट और पीआईएल के बारे में। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है, ये न्यायपालिका के सबसे निचली स्तर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, और उससे सबसे नीचे स्तर पर कौन है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे निचली श्रेणी की अदालतें हैं जो जिला स्तर पर होती हैं, और इनमें प्रमुख होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। जो सिविल केस है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और जो क्रिमिनल केस है उसमें होते हैं सेशन जज। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये पॉइंट मैंने बताया था, ये किसके द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। फिर इसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पीएन भगवती के कार्यकाल में आया था, पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती। ओके, अब पीआईएल का उद्देश्य क्या है कि समाज के उन वंचित वर्गों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करना जो स्वयं अदालत नहीं जा सकते, उनके बेसिस पर कोई भी व्यक्ति उनके जो कंबाइंड रूप से एक अदालत में याचिका दायर कर सकता है, उसी कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक, तो समाज के उन वंचित वर्गों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना जो स्वयं अदालत नहीं जा सकते, उसके लिए यह होती है। और यह एक नवोन्मेषी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सार्वजनिक हितैषी नागरिक, मतलब कोई भी एक लोग अदालत में याचिका दाखिल कर सकता है। पीआईएल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि पीआईएल इज नॉट ए पिल और नॉट ए पनेसिया फॉर द ऑल रॉन्ग्स। ओके, ये इसका कोटेशन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। इसका मतलब यह है पीआईएल हर समस्या का समाधान नहीं है, और यह केवल कमजोर और असहाय लोगों के लिए एक विशेष उपाय है। ओके, और जो पीआईएल है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये न्यायपालिका में एक सशक्त औजार है जो न्यायालय को जनसुलभ बनाता है। तो पीआईएल क्या है, पीआईएल एक ऐसी जो है याचिका है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक सार्वजनिक रूप से जो है दाखिल की जाने वाली याचिका है जो कि कोई भी व्यक्ति अदालत में पेश कर सकता है। ठीक, फिर उसके बाद अब देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। अब डिलिमिटेशन का काम क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग। तो जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन, और इसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है डिलिमिटेशन कमीशन, और डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है, जो है किसकी, निर्वाचन जो क्षेत्र है, इलेक्शन जो एरिया है, उनका निर्धारण करने की प्रक्रिया, ताकि जनसंख्या में परिवर्तन के अनुरूप चुनावी क्षेत्रों का आकार व प्रकार तय हो सके। यानी कि एक पर्टिकुलर जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव है, कितनी जनसंख्या पे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि ये इक्वल फॉर्म में हर राज्य में हर जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये किया जा सकता है। तो ये काम, सारा काम ये किसका है, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करना, और उसमें कितनी जनसंख्या पर एक जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि एक एमएलए एमपी कितनी जनसंख्या पे होना चाहिए, ये सारा काम किसका है, ये है परिसीमन आयोग का काम, और जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, अब परिसीमन आवश्यक क्यों है, ये मैंने बता ही दिया अभी डेफिनेशन ऑफ परिसीमन। इसलिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत ये सुनिश्चित करे कि मान लो किसी भी अगर जो है किसी भी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है और किसी भी राज्य की जनसंख्या कम है, तो उसमें वेरिएशन ना आए वोटों को लेकर। इस वजह से ये सीमा निर्धारित करता है निर्वाचन क्षेत्र की, और कितनी संख्या पर एक एमएलए और कितनी जनसंख्या पर एक एमपी होना चाहिए, ये भी निर्धारण करता है कौन,
परिसीमन आयोग, जिससे कि एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत सुनिश्चित किया जा सके। तो समान जनसंख्या वाले क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व देना भी इसका जो है कार्य है, और किसी एक राजनीतिक पार्टी को अनुचित लाभ से बचाना, जिससे इससे होगा क्या कि किसी भी एक पार्टी से जो है अनिश्चित जो लाभ हो रहा है उसे उससे बचाना। और परिसीमन होता कैसे है, जो आर्टिकल नंबर 82 के तहत हर जनगणना के बाद में संसद में परिसीमन विधेयक पारित किया, परिसीमन जो विधेयक है यानी डिलिमिटेशन बिल जो है वो पारित किया जाता है हर जनगणना के बाद में। लेकिन हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, कि अभी जो है परिसीमन की सीटें फिक्स की जा सकती हैं, कहाँ तक की ये 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2026 तक फिक्स है। फिर उसके बाद परिसीमन होगा, तब ये सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़ सकती है, लोकसभा राज्यसभा में। ठीक, तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत अन्य राज्यों में भी उसी विधेयक के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र विभक्त किए जाते हैं, और विधेयक पारित होने पर केंद्र सरकार परमिशन आयोग गठित करती है। तो ये प्रोसीजर है परिसीमन होता कैसे है उसका। अब परिसीमन का ऐतिहासिक क्रम देखते हैं, तो 1950-51 में पहला परिसीमन कार्य राष्ट्रपति एवं चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। तो जो परिसीमन है वो होता किसके द्वारा है, वही प्रेसिडेंट द्वारा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साथ मिलकर परिसीमन आयोग का गठन करती हैं। और 1952 में पहला परिसीमन हुआ था, तो ये पॉइंट याद रखना। फिर अभी तक कितने हो चुके हैं परिसीमन आयोग, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। तो इतने प्रकार चार बार परिसीमन आयोग आ चुका है। ठीक, और 1981 से 1991 की जनगणना के बाद में कोई भी परिसीमन नहीं हुआ है। और परिसीमन आयोग का उद्देश्य क्या होता है, यही हम लोग देख चुके हैं कि ये होता है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज बराबर शक्ति रखे। अब डिलिमिटेशन का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, और सहयोग कौन करता है, चुनाव आयोग ऑफ इंडिया यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इसमें कंपोजिशन, इसका मतलब चुनाव जो परिसीमन आयोग है इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं, तो एक जो सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का क्या मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और मुख्य चुनाव आयुक्त, और प्रत्येक राज्य के चुनाव आयुक्त इसके मेंबर होते हैं। ठीक, तो डिलिमिटेशन कमीशन में एक तो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, और क्या है, और चुनाव आयुक्त होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, और प्रत्येक राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी इसमें होंगे। इसकी कंपोजिशन फंक्शन, ये निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारण करता है, सीमाओं को निर्धारण करता है, सभी क्षेत्र में जनसंख्या को लगभग समान बनाए रखना इसका काम है। आरक्षण का चयन कि जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी अधिक हो वहां पर आरक्षण भी सुनिश्चित करता है। और 2001 की जनगणना के बाद लोकसभा में विधानसभा की सीटों की जनसंख्या पर क्या रोक लगा दी गई, जो है कब, 2026 तक। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, कब, पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जो कि 84th जो है अमेंडमेंट एक्ट 2001 आया था, 2001-2002 आया था, उसके द्वारा हम लोगों ने क्या किया था कि सीटों की संख्या को फिक्स कर दिया था 2001 की जनगणना के अनुसार। कब तक, 2026 तक। ओके, अब इसके बाद में फिर होगा तब देखा जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं अब पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज 3 प्रकार की हैं, जैसे कि भारत में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन एक होता है वन पार्टी सिस्टम, जहां पर एक ही पार्टी होती है, मतलब यहाँ पर विपक्ष नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि रसिया में आजकल है या ईस्टर्न यूरोप में है। उसके बाद 2 पार्टी सिस्टम, जैसे कि हम लोगों ने अमेरिका में देखा है। ठीक, अमेरिका में क्या है, 2 ही पार्टी हैं। ब्रिटेन में क्या है, 2 ही पार्टी हैं। तो ये 2 पार्टी सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है, अमेरिका और ब्रिटेन में। और भारत में क्या है, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक, मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर 2 से ज्यादा हैं पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां हैं। अब देखते हैं पार्टियों के मान्यता, मतलब कि राष्ट्रीय और राज्य दलों की मान्यता देख लेते हैं। ये जरूर पूछा जाता है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को पंजीकृत व गैर मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में पहचानता है, और उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर, मतलब उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें जो है नेशनल पार्टी का और या स्टेट पार्टी का दर्जा देता है चुनाव आयोग। ओके, बस इतना पॉइंट याद रखना। अब अगर किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी अगर नेशनल पार्टी किसी पार्टी को बनना है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, तो जो नीचे ये 3 शर्तें दी हैं, इनमें से कोई भी अगर एक
शर्त कोई भी पार्टी फॉलो कर लेती है तो वो क्या होगा, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी को मिल गया है अभी प्रेजेंट है। तो अब ये कौन कौन सी शर्तें हैं जिससे वह राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। तो सबसे पहला, किसी भी लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वैलिड वोट प्लस 4 लोकसभा सीटें जीतना। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहली एलिजिबिलिटी क्या है, पहली एलिजिबिलिटी अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो पहली एलिजिबिलिटी ये है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें क्या है कि कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को जो भी वैलिड वोटिंग हो रही है वहां, उनका 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए उस पार्टी को, जिस पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है। तो वो अगर 6% उसे वोट मिल गई, ठीक, जैसे कि मान लो 100 वोट हैं, 100 वोट कोई भी है टोटल, ठीक, तो इसमें 6% टोटल वोट प्राप्त कर लेने चाहिए, किसमें, 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करने चाहिए प्लस 4 लोकसभा सीटें जीतना। पहली कंडीशन में 2 कंडीशन है, या तो 6% वैलिड वोट प्राप्त होने चाहिए लोकसभा चुनाव में, वैलिड वोट का 6%, और 4 लोकसभा सीटें भी जीते। तो ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल कर लेती है अगर कोई पार्टी, तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि किसी भी लोकसभा चुनाव में 2% सीटें संसद की कुल सीटों में से 2% सीटें जीत ले, या 3 राज्यों में जीते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी लोकसभा चुनाव में या तो 2% सीटें जीत ले टोटल सीटों का, या 3 राज्यों में सीटें जीते। ओके, तो ये भी एलिजिबिलिटी है किसकी, नेशनल पार्टी बनने की। फिर क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यानी कि अगर कोई भी पार्टी 4 राज्यों में वह स्टेट पार्टी के रूप में अगर रजिस्टर्ड है, मतलब स्टेट पार्टी का दर्जा उसे मिला हुआ है 4 राज्यों में, तो भी वह नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो ये कंडीशन है, इनमें पहली कंडीशन है कि किसी भी लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वैलिड वोट मिल जाए प्लस 4 लोकसभा सीटें जीत जाए, तो भी ये बन जाएगी। दूसरी कंडीशन अगर ये मान लो नहीं कर पा रही, तो दूसरी कंडीशन, किसी भी लोकसभा चुनाव में 2% सीटें और 3 राज्यों से अगर जीत जाए, 2% सीटें जीते, और वो भी कितने राज्यों से, 3 राज्यों से जीत जाए, तब भी यह नेशनल पार्टी बन जाएगी। या 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो उस पार्टी को, तब भी वह नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बना दी जाएगी। ओके, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां क्या हैं, ये नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी है। तो ये चीज। अब अगर राज्य पार्टी बनना है तो उसकी कंडीशन क्या है, अब ये तो था नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय दल बनने का, और ये राज्य का दल बनने की क्या है, मतलब स्टेट में पार्टी बनने की क्या है। तो इसमें क्या है, जितनी भी एलिजिबिलिटी दी है उनमें से कोई भी एक फुलफिल कर ले, जैसे कि यहाँ पे 3 कंडीशन थी, यहाँ पे कितनी है, 5। इसमें क्या है कि विधानसभा जो चुनाव हैं, जो विधानसभा चुनाव होते हैं राज्यों में, क्या होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या चुनाव होते हैं, जहां पर एमएलए चुने जाते हैं। तो उन वाले चुनाव में क्या हो कि 6% वैलिड वोट प्लस 2 विधानसभा सीटें अगर कोई भी पार्टी जीत जाती है, तो वह क्या बन जाएगी, राज्य पार्टी का दर्जा उसे मिल जाएगा। या लोकसभा जो चुनाव है, यानी कि कोई भी राज्य, मान लो यूपी है, यूपी में अगर मान लो केंद्र के चुनाव हो रहे हैं, तो उस पार्टी ने, अब केंद्र के चुनाव मतलब लोकसभा के चुनाव, ठीक, अगर उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें, 80 सीटें हैं, ठीक, लोकसभा कितनी सीटें, 80, राज्यसभा की 31। ओके, तो अगर मान लो केंद्र के चुनाव हो रहे हैं और उस राज्य में कोई मान लो उत्तर प्रदेश के राज्य में कोई भी पार्टी है, उसने क्या किया है कि जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें 6% वैलिड वोट प्लस 1 लोकसभा सीट अगर जीत ली है, तो उसे क्या दे दिया जाएगा, राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी कि लोकसभा के अगर चुनाव चल रहे हैं तो उसमें से जो है लोकसभा के चुनाव के जो वैलिड वोट उत्तर प्रदेश में है उसमें 6% वोट वह जीत ले, या 6% वोट जीत ले प्लस क्या जीत ले, प्लस 1 लोकसभा की सीट वो जीत ले, उत्तर प्रदेश में 80 में से 1 जीत ली उसने, तो क्या वो बन जाएगी, तो वह राज्य पार्टी बन जाएगी। तो ये राज्य पार्टी की हम लोग एलिजिबिलिटी देख रहे हैं, ठीक। तो एक तो ये पूरी कर ले, या विधानसभा के चुनाव 6% वोट या 2 विधानसभा सीटें, या लोकसभा के चुनाव में 6% वोट प्लस 1 लोकसभा सीट,
या तीसरी कंडीशन क्या है, विधानसभा की 3% सीटें या 3 सीटें जो भी अधिक हों, यानी कि विधानसभा के चुनाव में या क्या काम करे, या पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों फॉलो नहीं कर पा रही है, तो दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर विधानसभा का चुनाव चल रहा है, यानी कि हम लोगों का जो विधायक वाले चुनाव चलते हैं, जो मुख्यमंत्री का चुनाव चलता है स्टेट में, उनमें क्या है कि उनमें वह 3% सीटें जीत ले, जो भी टोटल सीटें उस राज्य की विधानसभा की उसमें से 3% सीटें जीत ले या 3 सीटें जीत ले, जो भी अधिक हो। यानी कि किसी भी राज्य में अगर मान लो 10 सीटें हैं किसकी, जैसे मान लो किसी भी राज्य में 40 सीटें हैं किसकी, आ, आ, अरे राज्यसभा की, ठीक, सॉरी राज्यसभा की नहीं, विधानसभा की 40 सीटें। अब उसमें से उसका 3% अगर निकालेंगे, 3% निकालेगा कितना हो जाएगा, 12%, सॉरी 12 सीटें। अगर 40 का, सॉरी 12 सीटें नहीं हो जाएंगी, 40 का अगर हम लोग 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.2 सीट। ठीक, ये थोड़ा फ्रैक्शनल आ रहा है जैसा भी, तो ये क्या है, कम है, तो ये कम है तो मतलब 3 सीटें। और अगर किसी भी राज्य में मान लो 400 सीटें हैं, ठीक, 400 का अगर हम लोग देखेंगे 3% तो कितना हो जाएगा, 4 और 12, तो ये 3% कितना हो गया, 12। तो अब ये वाला चूज किया जाएगा, 3 सीटों से उसका 3% ज्यादा है, तो किसी भी राज्य का 3% 12 हो रहा है और 3 सीटों से ये ज्यादा है 12, तो मतलब ये वाला। तो यही चीज कंडीशन है कि विधानसभा सीटों का 3% जीते या 3 सीटें, तो 3 सीटें मिनिमम क्राइटेरिया, 3% जो भी ज्यादा हो उनमें से वो चीज चूज करी जाएगी। फिर उसके बाद लोकसभा के उस राज्य में आवंटित सीटों में से प्रत्येक 25 सीटों पर एक लोकसभा सीट जीतना। अब इसका मतलब क्या हुआ, चौथी कंडीशन ये है कि जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि कोई भी पार्टी जो है वो राज्य दल तब कहलाएगी अगर वह ऊपर की 3 कंडीशन मान लो नहीं फॉलो कर रही। तो चौथी कंडीशन ये है कि जैसे मान लो लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 80 हैं, तो इसमें से वो क्या जीत ले, हर 25 सीट पर एक अगर लोकसभा सीट जीत ले, मतलब कि अगर इसमें कितनी है, 80 है, तो 25 सीट मतलब 75 पे 3 सीटें जीत ले। अगर 3 सीटें जीत लेगी लोकसभा की कोई भी पार्टी, तो उसे उत्तर प्रदेश की राज पार्टी घोषित कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन द्वारा। ओके, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। फिर पांचवी कंडीशन है कि अगर ये मान लो चारों नहीं फुलफिल कर रहा है, तो ये कंडीशन है कि लोकसभा अथवा विधानसभा में 8% वैलिड वोट का अगर जीत जाए। चौथी कंडीशन में ये है कि केवल वोट का 8% उसे मिल जाए, जीते ना जीते वो अलग की बात है। अगर वैलिड वोट का, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, दोनों में अगर 8% उन्हें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसे राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ओके, तो इन पांच में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो कर लेता है तो वह दल राज्य दल कहलाने लगेगा, यानी कि स्टेट पार्टी का दर्जा उसे मिल जाएगा। और अगर नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाना है यानी कि राष्ट्रीय दल, तो ये 3 कंडीशन है कि कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट प्लस 4 लोकसभा सीट, या 2% सीटें, या 2% सीटें कहां से जीतना, 3 राज्यों से जीतना, या दूसरी कंडीशन ये है, या 4 राज्यों में राज्य दल का जो है वो प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त हो। तो ये सारी कंडीशन है नेशनल पार्टी और राज्य पार्टी वाली, तो ये आप लोग देख लेना। तो ये हम लोगों का हो गया सेशन खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 2 से 3 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमी, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और बायोलॉजी का। ओके, ज्योग्राफी और बायोलॉजी साथ साथ पढ़ेंगे और 10 दिन के अंतर्गत 10 या 12 दिन में खत्म कर लेंगे। ओके, अगर आरओ में सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। एक से एक हाई क्वालिटी वीडियो आपको मिलेंगे। ऐसा अगर आप लोगों को अन्य चैनल पे आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी, कोई भी मैं नाम नहीं लूंगा, और भी जो चैनल है उनके साथ कंपैरिजन करें डेटा। वो लोग तो ऐसा डेटा प्रोवाइड करते हैं जस्ट लाइक बुक है, इससे अच्छा आप लोग बुक पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें जरूर दें, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। धन्यवाद।